extraction of metals from its oxide ore. इंग्लिश लिखेंगे बेटा, the metals oxide are then reduced to corresponding metals. पहले लिखो मत, पहले देख लो. The metals oxide are then reduced. then शब्द क्यों लिखा है बेटा? अरे यार तुमने ऑक्साइड बना लिया, अब ऑक्साइड बनाने के बाद रुको मत. They are then reduced. कैसे? To corresponding metal by using suitable reducing agents such as carbon. Why suitable carbon? Because it is सस्ता. हेलो, नीचे रिएक्शन देख लो. जैसे एग्जाम्पल के रूप में जिंक ऑक्साइड है, सॉलिड है, इसको कार्बन सॉलिड के साथ हीट किया, जिंक सॉलिड मिल गया, कार्बन किस फॉर्म में निकला? CO के फॉर्म में. ये याद होना चाहिए. ये रिडक्शन प्रोसेस है जिससे आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया. लिखो तो हम मतलब सुनेंगे. बिसाइड यूजिंग कार्बन यानी कि कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum etc. are used as reducing agent. अब सुन लो पहले. बोल रहा है कि हर बार कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करके आप मेटल को रिड्यूस नहीं कर पाओगे. क्यों? कई बार बेटा प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता किसी भी रिएक्शन को ऐसे करा लेना. तो क्या करें सर? ऐसे कई केसेस में ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यूज़ कर लो. वो रिएक्टिव मेटल अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई उसमें मेटल काफ़ी ऊपर आ रहा है, तो ऊपर वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइज. नीचे वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूस. तो देख लो, एग्जांपल भी देख लो कि MnO2 और एल्यूमिनियम. अब MnO2 का एल्यूमिनियम सॉलिड से, कार्बन से नहीं, एल्यूमिनियम सॉलिड से रिएक्शन कराया. मुझे सीरीज याद करके बताओ. लीकबा काना मगल मन ऊपर है और उसके ऊपर देखो लीकबा काना मग अल, फिर आता है मन. याद आया? ऑनलाइन बैठे बच्चों? यस सर. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो ऊपर है उसको भी यूज़ कर सकते हो एज रिड्यूसिंग एजेंट. रिएक्शन लिखो, यहाँ तक कहानी लिखो. MnO2 को कहते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड. एल्यूमिनियम सॉलिड से आती है, मैंगनीज लिक्विड फॉर्म में बनाता है. दिख रहा है? कई बार मेटल जो बनता है लिक्विड स्टेट में बनता है. जैसे मैंगनीज लिक्विड स्टेट में बन रहा है, साथ में Al2O3 सॉलिड बन रहा है और हीट. कुछ मेटल होते हैं जब एक्सट्रैक्ट होते हैं तो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं. क्यों? उस टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते होंगे, पिघल जाते होंगे. तो कायदे से सर ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. हाँ है, लेकिन अल्टीमेटली रिडक्शन तो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करके. लिखो तो हाँ बोलो. तो इतना हम जान गए कि कई बार सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करके भी आप मेटल को रिड्यूस करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. और कई बार जब मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो मेटल किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में भी मिल सकता है. कब? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका हो. उसे नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक. ये पर्याप्त एक्सोथर्मिक होते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मॉल्टन स्टेट. ये मैंने इंग्लिश में लिख भी दिया है कि भैया इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. कई बार जो मेटल बनता है वो किस स्टेट में बनता है? लिक्विड स्टेट. क्यों? अरे सर इतनी एनर्जी लिक्विड बनता है. ठीक है, लिखो तो हाँ बोलो. दिक्कत देखते हैं बच्चों. सुनते भी रहो. लेकिन रेलवे ट्रैक्स or cracked machine parts. This reaction is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as thermite process. Reaction Fe2O3 solid, aluminium solid साथ reaction करके बनाता है twice of Fe liquid, Al2O3 solid और साथ में heat. नीचे heat दिख रही सबको? बोलना पड़ेगा. अब सर ये समझ में बिल्कुल नहीं आई है, सिर्फ लिखो बेटा. मैं फिर इसको वाइट बोर्ड में समझा रहा हूँ. पहले इसको लिखो तो हाँ बोलो. ये रिएक्शन है भाई. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका रेलवे ट्रैक में होता है. मान लो बेटा ये एक रेलवे ट्रैक है, बहुत भारी भारी होता है, ऊपर रेलगाड़ी चलती. ये रेलवे ट्रैक में मैं मान के चलता हूँ मेरा रेलवे ट्रैक क्रैक आ गया इतनी जगह पे. अब बेटा पूरी पटरी उठा के तो नहीं ले जाएंगे अपन. हेलो, तो अगर मेरे को केवल ये पैच ठीक करना है तो ये रेलवे ट्रैक होता किसका? लोहे का. तो मैं लोहा यहाँ कैसे लाऊं?
छोटा सा लोहे का टुकड़ा अगर यहाँ के रख दूँ तो ये क्रैक और बढ़ता जाएगा, इतनी भारी रेलवे गाड़ी जाएगी खराब, डिरेल हो जाएगी। तो आदमी करता क्या है, इस रेलवे ट्रैक में एक मिक्सचर डालता है। क्या मिक्सचर? मिक्सचर डालता है लोहे के ऑक्साइड का, देखो रिएक्शन अपनी कॉपी में यही लिखा आपने, हेलो, और साथ में यूज़ करता है एल्यूमिनियम। और अगर आपने देखी होगी ऑक्सी एसिलिटीन टॉर्च होती है, उस टॉर्च से गर्म कर देते हैं। तो होता ये है बेटा कि यहाँ पे लोहा लिक्विड स्टेट में बनता है। लिक्विड स्टेट में बनता है तो पता है क्या होता है, यहाँ एक सांचा लगा दो। सांचा मतलब समझ रहे हो, घर की ढलाई होती है तो एक लकड़ी का ऐसे सांचा बनता है ना, उसमें फिर मटेरियल पल्प डाल दो और फिर वो 1 दिन 2 दिन में सूख के वैसा छत हो जाती है। हेलो हेलो, एक माउल्ड, नहीं समझ पाए? सांचा बोलो, माउल्ड ही बोलते हैं ना सांचे को इंग्लिश में, मोल्ड। माउल्ड क्या होता है? माउल्ड कुछ होता है, मोल्ड। तो एक जो सांचा है वो सांचे टाइप की जगह यहाँ जहाँ मैंने ब्लू बनाया वहाँ लगा दो। अब लिक्विड स्टेट में बना लोहा जब सॉलिडिफाई करेगा तो वो केमिकली भर जाएगा ये छेद, और जब एक छेद केमिकली भरा है तो मतलब ये फर्दर टूटेगा, तो केमिकल रिएक्शन मजबूत होता है फिजिकल चेन से। हेलो हेलो, अब ये हो गया थर्माइट प्रोसेस। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते, चलो सुनते भी रहें लिखते भी रहें, आसान सी बात है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में बेटा पहला पॉइंट लिखेंगे, मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, are very unreactive, full stop, hence generally exist in nature in free state, that is aluminum and platinum। ये आपको पता भी है, एक बार फिर से लिखा दिया, लिखो तो हाँ बोलो। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। सिनाबार बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, जनरल नेम है। किसका जनरल नेम है? HGS का। तो सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, भगवान ने बनाई है, पत्थर है मरकरी का। When it is heated in air, जब इसको हवा में गर्म करते हैं, it is first converted into mercuric oxide HgO। यहाँ पे फिलहाल हमने क्या किया, कौन बताएगा? सर अगर आप किसी सल्फाइड ओर को हवा में हीट कर रहे हो और ऑक्साइड बना रहे हो तो आपने रोस्टिंग की है। हेलो हेलो, नेक्स्ट लाइन से मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। पहले इतनी इंग्लिश लिखो, फिर मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ रिएक्शन में। पहले इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। ये जो हमने इंग्लिश लिखी है उसको मैं थोड़ा हिंदी में समझा दूँ। स्क्रीन देखो बेटा, जो HGS है जिसे सिनाबार कहते हैं, सल्फाइड और है मरकरी का, सॉलिड के रूप में है। इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप देखो तो ये थ्राइस ऑफ O2 लिखा है बेटा, बैलेंस करोगे तो समझ भी जाओगे। उस साथ हीट करोगे तो सबसे पहले मर्क्यूरी बदल जाएगा मर्क्यूरी के ऑक्साइड में और SO2 बन जाएगा। लिखा भी अबव रिएक्शन इज रोस्टिंग। और HgO के लिए अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल पॉइंट ब्लैंक आप हीट करो, ये जानकारी है। हीट करो तो अपने आप ऑक्सीजन उड़ जाती है और Hg लिक्विड के रूप में मिल जाता है। लिखा भी है आफ्टर फर्दर हीटिंग इट इज फाउंड इन मॉल्टन स्टेट। आफ्टर फर्दर हीटिंग मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस करने के लिए आपको और कुछ भी खरीद के लाने की जरूरत, केवल करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा पैसा कहाँ लगाना चाहिए, हीट करने। एक्स्ट्रा हीट करो, मर्क्यूरी आपको अपने आप रिड्यूस होके मिल जाएगा। ये जानकारी होनी चाहिए। लिखो तो हाँ बोलो फिर। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कॉपर फाउंड एज Cu2S इन नेचर, कॉमा के बाद लिखिएगा कॉमा, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। कॉपर के लिए भी यही बात बोली जा रही है, लिखते भी रहो सुनते भी रहो, कि कॉपर जो है ना वो भी नेचर में कॉपर सल्फाइड के रूप में बहुत मिलता है, और उसको भी एक्सट्रैक्ट करने का तरीका पता है क्या है, रोस्टिंग करो और फिर फर्दर हीट कर दो। रिएक्शन भी देख लीजिए आप लोग, नीचे पहले देख लो, स्क्रीन देख लो। Cu2S को ऑक्सीजन साथ हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना, रोस्टिंग है ये। और फिर एक्चुअली ये सेल्फ रिडक्शन है। यहाँ पे एक थोड़ा सा फर्क है, पहले देख लो बेटा, पेन रोक दो सब लोग। यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन है, सब स्क्रीन देखेंगे। अगर आप मरकरी में गौर करते बेटा, तो मरकरी जो HgO था उसको सिर्फ हीट करते रहो, ऑक्सीजन उड़ जाएगी और मरकरी मिल जाएगी। लिखा है ना ऊपर, बोलना पड़ेगा। कॉपर के केस में एक थोड़ा सा फर्क है। देखो फर्क क्या है सर बेटा, कॉपर भी फर्दर हीट करके सेल्फ रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये जो Cu2O है ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ Cu2S का भी इस्तेमाल करता है। मतलब कभी भी कोई रिएक्शन, क्या आप ये बात जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहती है,
इक्विलिब्रियम का साइन समझते हो? ऐसा मतलब क्या है इसका, सामने देखते रहो स्क्रीन में। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे, पहले मैं इसको समझा देता हूँ बेटा, इक्विलिब्रियम वाली बात अच्छी है, पहले इसको समझ लो। मान लेते हैं बेटा पॉइंट t इक्वल टू, जैसे मान लो a प्लस बी मिल के बना रहा है c और d, और ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसका अर्थ पता है क्या होता है कि टाइम t इक्वल टू 0 में मान लो तुमने 100 a के एटम्स लिए और 250 b के लिए, शुरू में c और d तो बना ही नहीं होगा बेटा। हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक जाती है, इसका अर्थ ये है कि हो सकता है इसके टूटे 10, कितने टूटे 10, तो बचे कितने बेटा 90, क्योंकि 100 में से 10 गया, अब बचे 90। इसके एक से इसका b एक रिएक्ट करेगा, तो इसके अगर 10 रिएक्ट करें तो ये भी 10 रिएक्ट करेगा, तो 250 में से 10 गए तो बचे कितने 240। हलो, तो ये बना कितना 10 और 10, एक कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? मतलब कभी भी कोई रिएक्शन होता है ना बेटा, तो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब मौजूद रहते हैं। हेलो, हो सकता है भाई, हो सकता है ये 90 रिएक्ट कर गया हो, कौन ए, तो अगर खुद बताओ मेरे को, अब ए अगर 90 रिएक्ट किया तो बचा कितना होगा, बी अगर 90 रिएक्ट किया होगा तो बचा कितना होगा, कितना बचा होगा 140। नहीं समझ में आ रहा? अरे 250 में से 90 चला गया तो कितना बचा? अरे आप 250 रुपए लाए थे सर, 190 रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? अब सी कितना बनेगा 90, और ये कितना बनेगा 90, क्यों सर? अरे यार, क्योंकि इसके एक से ये एक रिएक्ट कर रहा है, ये एक और एक बन रहा है, अगर ऐसा है तो। हेलो, स्क्रीन में देखते रहो, समझ में आता है? तो मतलब सर इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब रह सकते हैं। हाँ बेटा, तो मतलब सर ये भी तो हो सकता है कि ये जो नया नया प्रोड्यूस हुआ है सी, ये बचे हुए यानी कि रिमेनिंग ए के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर रिएक्शन हो रहा हो तो कर सकता है, और शायद यही रिएक्शन कॉपर के केस में हो रहा है। क्या हो रहा है कि सर जो बना हुआ सी है वो बचे हुए ए के साथ सेल्फ रिडक्शन कर रहा है। कैसे सर? आइए दिखाऊं आपको फिर से सेल्फ रिडक्शन। तो ये थोड़ा सा HgO में और कॉपर में फ़र्क है कि HgO भी फर्दर गर्म करके रिड्यूस हो जाता है, कॉपर भी हो जाता है। फिर से देख लो, लेकिन HgO पॉइंट ब्लैंक हीट करके हो जाता है। कॉपर के केस में अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन आपको लिखना है अभी। ये जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा क्या हुआ है बेटा, ये बना है, और ये क्या होगा, थोड़ा सा बचा होगा। तो ये बना और ये बचा आपस में फर्दर हीट करने से क्या बना लेते हैं, कॉपर। हो गया ना कॉपर का रिडक्शन। कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपने अलग से यूज़ किया नहीं, तो इसलिए इसको क्या कह रहा हूं मैं, इसको क्या कह रहा हूं मैं, सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। मतलब सर लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। हमने हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। कई बार हो सकता है मेटल आपको प्रॉपर प्योर मिल जाए, कई बार प्योर ना मिले, तो अगला तरीका क्या होगा, रिफाइनिंग के बारे में जानकारी। रिफाइनिंग में लिखेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट लिखेंगे, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। हिंदी में ये बोला जा रहा है कि आप जब मेटल को, ऑक्साइड को कुछ भी करके मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो वो मेटल पूरा का पूरा प्योर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसको अब प्योर करने का प्रक्रिया कहलाती है रिफाइनिंग, और हम रिफाइनिंग में अभी इंटरेस्टेड हैं। लिखो तो हाँ बोलो। क्या सर सब मेटल को रिफाइन करना पड़ेगा? नहीं बेटा। किसको करना पड़ेगा, ये याद होना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्योंकि फैक्ट्री में जो मेटल इम्प्योर बचता होगा और जिसको प्यूरिफाई करके फैक्ट्री को महंगा बिकता भी होगा, वो मेटल उसी को ना करेगी। मैं कहता हूँ कोई इम्प्योर मेटल ही बिक जाता है तो दिक्कत क्या है? हेलो, है ना? तो क्यों रिफाइन करेंगे हम फालतू? तो जो वाकई में मार्केट में रिक्वायरमेंट हो और कोई ऐसा प्रोसेस हो और जो बिकता भी हो रिफाइंड होके,
क्योंकि मेटल तो जनरली अलॉय बनाते हैं और अलॉय होने से चीज़ों की वर्कबिलिटी बढ़ती है। ये शायद आपको पता भी होगा, सोना अगर प्योर हो ना तो सोने के ज्वेलरी नहीं बन सकती, पता है क्यों? क्योंकि वो वर्केबल नहीं होता। ये जो आप लोग सुनते होगा ना 22 कैरेट 21 कैरेट, ये क्यों होता है? क्योंकि सोने में कुछ इम्प्योरिटी नहीं डालो तो सोने में आप डिज़ाइन दे ही नहीं पाओगे। सिंपल सा कड़ा मोटा सा भद्दा सा पहनना हो तो पहन लो, प्योर होगा। अगर उसमें डिज़ाइन बनवाने हो तो उसमें इम्प्योरिटी डलवानी पड़ेगी, क्योंकि सोने में इम्प्योरिटी डलती है तभी वर्केबल होता है। 24 कैरेट मान लो, जैसे कोई कहते हैं 21 कैरेट का है, 21 कैरेट मतलब मान लो अगर 40 ग्राम की चीज़ है तो 40 ग्राम को डिवाइड करो 24 से, तो पर पार्ट पता चल जाएगा क्या है। ये मैं ऐसी जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, आपको केमिस्ट्री में नहीं पता चलना चाहिए। कि मान लो कोई भी चीज़ आपको 40 ग्राम का सोना बनवाना है, अगर आपने 21 कैरेट का बनवाया तो 40 डिवाइड बाय 24 करो, तो 24 कायदे से 40 ग्राम्स को 24 से डिवाइड करोगे तो जो वजन आएगा ना वो हो जाएगा 1 टाइम्स। अगर मान लो आपका 21 कैरेट का सोना है तो उसको इंटू कर दो 3 से, उतना ग्राम आप इम्प्योरिटी डालते। तो जब भी बहुत डिज़ाइनर गहने होते हैं ना, उनका कैरेट कम होता है। बहुत अधिक डिज़ाइनर तो 18 कैरेट रहता है, क्योंकि डिज़ाइन बना ही नहीं पाओगे जब तक इम्प्योरिटी न डालो। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों। अच्छा मुझे बता दो टाइम कितना बचा है बेटा? चलो 5 मिनट है। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये क्या है सर? ये रिफाइनिंग का तरीका है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कठिन नहीं है, क्योंकि शायद हमें पता भी है। रोमन नंबर 1 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। स्पेलिंग दिख रही है शायद सबको? मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करके हम कई मेटल की रिफाइनिंग करते हैं। उसी में नेक्स्ट लाइन से लिख लेंगे रोमन नंबर 2 भी लिखेंगे। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये केवल लिखो बेटा, इसको समझाऊंगा मैं, पहले इसको लिखो तो हाँ बेटा।